शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की के पिछले एपिसोड में हम इसकी भूमिका को समाप्त कर चुके हैं और आज से हम इसका पाठन शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का पहला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका गढ़ने का अभियान। और इसमें काफी दिलचस्प फैक्ट जो है वो शमसुल इस्लाम जी ने रखे हैं और काफी सवालिया निशान भी लगाए हैं कई जगहों पर। और इस लेख को पढ़ने के साथ साथ ही मैं समसामयिक घटनाएं यानी कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी इसके साथ डिस्कस करूंगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए। नई दिल्ली में लाल किले पर किसी दिन हिंदू राष्ट्र का भगवा झंडा फहराने के सपने के साथ 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 18 मार्च 1999 को नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत की आजादी के बाद यह पहला मौका था जब आरएसएस के संस्थापक या संगठन के किसी नेता के जन्मदिन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। इसे खास तौर से नोटिस करने की जरूरत है कि जब जब ये सत्ता में आते हैं तो ये किस तरह के कार्य करते हैं। इनके सारे कार्य जो होते हैं वो अपने संघ के प्रमुख लोगों को आगे बढ़ाने के होते हैं। और इस लेख की शुरुआत भी काफी व्यंग्यात्मक शैली में की है शमसुल इस्लाम जी ने। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने समारोह में उपस्थित मुख्य आरएसएस के स्वयंसेवकों की भीड़ को संबोधित करते हुए इस डाक टिकट को जारी करने का श्रेय लेने के साथ कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त डॉक्टर हेडगेवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यथोचित स्थान नहीं दिया गया है और अब उनकी सरकार इस गलती को सुधार रही है। किनकी सरकार? संघ के राजनीतिक संगठन भाजपा की सरकार। और यथोचित स्थान क्यों नहीं दिया गया, यह भी गौरतलब बात है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे बहुत बड़ा उनका नाम ना हो, लेकिन हम उन सभी के बारे में अमूमन जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बदौलत। जाहिर सी बात है उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनको दबाने की बहुत कोशिश करी होगी और उनकी खबरें जो हैं वो अखबारों में ना छप सके, ये भी कोशिश रही होगी। बावजूद उसके कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है कि संघ से जुड़े व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में कोई खोज खबर कभी मिली नहीं इतिहास के पन्नों में। यह भी एक शोध का विषय हो सकता है। तत्कालीन संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए डॉक्टर हेडगेवार को महान क्रांतिकारी बताया। और ये सभी वक्तव्य जो थे जहां से लिए गए हैं वो है द हिंदू, दिल्ली, मार्च 1999। ये खबर यहां पर छपी थी। यहां फिलहाल इस बहस में जाए बिना कि क्या महाबली ब्रिटिश हुकूमत की शक्ति को चुनौती देने वाले क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी इस सरकार या यूं कहें कि किसी अन्य सरकार के सम्मान के मोहताज होते हैं या नहीं। और जब हमने भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि आज तक शहीद का दर्जा हासिल नहीं है भगत सिंह को। कभी किसी सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की जुर्रत नहीं करी। क्यों? ये भी एक विषय है। और हेडगेवार जैसे संघ के संस्थापकों को सम्मान मिलता है, उनके नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी होते हैं और इतिहास के जरिए उनको जबरदस्ती क्रांतिकारी घोषित करने की कवायतें होती हैं जब जब भाजपा सत्ता में आती है। इस प्रकरण का कुल सच यह था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस के प्रमुख अपना इतिहास गढ़ रहे थे और इस सिलसिले में बेईमानी भी कर रहे थे। वे आजादी से पहले आरएसएस जिस राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था उसे औपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तौर पर स्थापित करने का प्रचार कर रहे थे। किस विचारधारा का या किस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम छोटे थे तो हमारे जो इतिहास की पुस्तकें थी तो उसमें पढ़ाया जाता था कि कांग्रेस के दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। लेकिन जब मैंने अंबेडकर के जाति का विनाश का पूरा पाठन अंबेडकर नामा के मंच से किया तो तब हमने जाना कि उसमें क्या फर्क था।
नरम दल में कौन कौन लोग शामिल थे और गरम दल में कौन कौन लोग शामिल थे, और उनकी कार्यशैली भी कितनी भिन्न थी। और गरम दल के सदस्य जो हैं वो लगातार 10 साल तक नरम दल के सदस्यों को टॉलरेट करते रहे, और फिर पूरी तरीके से नरम दल का विलय जो है वो गरम दल के अंदर हो गया। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। जबकि आरएसएस दरअसल भारतीय जनता के साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम का हिस्सा कभी नहीं रहा है। इसके विपरीत सच है कि 1925 में अपनी शुरुआत से आरएसएस अपनी पहचान हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के बतौर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के महान साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम को विफल बनाने में उसी तरह लगा हुआ था जैसे मुसलमान राष्ट्रवादियों का एक हिस्सा मुस्लिम लीग के बैनर तले कर रहा था। तो पिछले एपिसोड में मैंने इस बात को खास तौर से कहा था कि शमसुल इस्लाम जी की खासियत यही है कि वे हिंदू सांप्रदायिक तत्वों को जितना का विरोध करते हैं उतना ही विरोध वे मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों का भी करते हैं। तो काफी निष्पक्ष होकर वे अपनी बात सामने रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा की सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस योगदान के लिए डॉक्टर हेडगेवार को सम्मानित किया, उन्होंने वे योगदान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से किया था। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई उससे पहले तक केबी हेडगेवार जो थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे, और वो जेल भी जब गए थे तो वे कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर ही गए थे। अब आगे इन सब चीजों का ब्यौरा है, ध्यान से सुनिएगा। और ये ब्यौरा जो है वो प्रोफेसर पुनियानी जी की हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ में हम पहले पढ़ चुके हैं। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा हो सके तो। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि डॉक्टर हेडगेवार खिलाफत आंदोलन 1920-21 के समर्थन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पहली बार जेल गए। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पता चलता है कि ये किस विचारधारा को बिलोंग करता है। संघ और भाजपा, एबीवीपी, ये सारे संगठन एक ही विचारधारा को बिलोंग करते हैं, और ये इनकी टेंडेंसी है जगह जगह भड़काऊ भाषण देने की। उन्हें 1 साल की बामशक्कत कैद की सजा दी गई थी। गौरतलब है कि हेडगेवार के कारावास की इस अवधि में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। पहली, उन्होंने अपने बचाव के लिए एक जाने माने वकील की सेवा ली और इस तरह M.K. गांधी जी और कांग्रेस के इस दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन किया कि खिलाफत आंदोलन के में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारी होने की स्थिति में कोई किसी वकील की सेवा नहीं लेगा और न ही अपना कानूनी बचाव करने की कोशिश करेगा। हेडगेवार को सख्त अनुशासन के प्रतीक के बतौर पेश किया जाता है, जबकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्देश को तोड़कर अनुशासनहीनता का परिचय दिया। उनकी अनुशासनहीनता कायरता की किसी भावना से प्रेरित रही होगी, लेकिन इस मामले में आरएसएस की सफाई कुछ इस तरह है। डॉक्टर साहब ये समझते थे कि स्वतंत्रता के संदेश के प्रसार का कोई अवसर व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने बचाव में वकील खड़ा करने का निर्णय किया। तो ये पंक्तियां कहां से ली हैं? H.B. शेषाद्री, डॉक्टर हेडगेवार, द ईपॉक मेकर, बैंगलोर साहित्य सिंधु 1981, पेज 51। तो यहां पर ईपॉक का मतलब मैं आपको बता दूं, ईपॉक का मतलब होता है एक विशिष्ट एरा से, जिसे हम कहते हैं ना गोल्डन एरा, या प्रेमचंद युगीन, या गांधी युगीन, या अंबेडकर युगीन, बात अंबेडकर काल के दौरान। उसी तरीके से ईपॉक का मतलब होता है इतिहास का विशिष्ट युग या काल। तो उन्हें इस तरीके से संघ मान्यता है। दूसरी घटना यह थी कि जब हेडगेवार 1 साल की कैद बामशक्कत के बाद अजनी जेल से 12 जुलाई 1922 को रिहा हुए, तो आरएसएस के एक प्रकाशन के मुताबिक जब उन्होंने कैदी की वर्दी छोड़ी और अपने पुराने कपड़े पहनने लगे तो वे कपड़े बहुत छोटे ही पड़ गए। साल भर की कैद बामशक्कत के बाद भी उनका वजन 25 पौंड यानी 11 किलो बढ़ गया था। तो ये बात हमने प्रोफेसर पुनियानी जी की हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ में भी पढ़ी थी, और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि शायद ही इतिहास की इकलौती घटना होगी कि कोई कैदी जो है वो अपने वजन से इतना ज्यादा बढ़कर बाहर आया होगा जेल से। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करती है उनके जेल प्रकरण के ऊपर।
और ये जो प्रकरण है कहाँ से लिया गया है? सेम H.V. शेषाद्री की पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार द ईपॉक मेकर, यहीं से लिया गया है। पेज नंबर है 57। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुख्यात ब्रिटिश जेलर सर जैठर के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी और इस बात का जिक्र खुद आरएसएस के प्रकाशन में है। इस बीच हेडगेवार स्वतंत्रता आंदोलन से दूर भागते जा रहे थे। आरएसएस की ओर से प्रकाशित उनकी जीवनी में बताया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें अब तक जो अनुभव मिले थे उनसे उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि कोई अन्य मार्ग खोजा जाना चाहिए। और ये बात जो है वो सीपी भिशिकर संघ वृक्ष के बीज डॉक्टर केशव राव हेडगेवार से लिया गया है। नई दिल्ली 1994, पेज नंबर 9, यहां से ये रेफरेंस लिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसी पुस्तक में आगे उल्लेख किया गया है कि डॉक्टर हेडगेवार 1925 तक हिंदुत्व के प्रति आकर्षित हो गए थे और इसीलिए सार्वजनिक कार्य करने के जो तरीके उन दिनों प्रचलित थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे थे उनसे हटकर उन्होंने अपनी प्रतिभा से शाखा की एक अन्य विधि खोज निकाली। सेम बुक रेफरेंस सीपी भिशिकर संघ वृक्ष के बीज केशवराव हेडगेवार और पृष्ठ संख्या 11। तो 9 और 11 दोनों पेजेस पर आप ये रेफरेंस चेक कर सकते हैं। सच तो यह है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत भारतीय जनता के साझे आंदोलन को धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए जोड़ने के उस रास्ते को खुलकर उन्होंने पहले ही चलना शुरू कर दिया था, जिसे बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनाया। डॉक्टर हेडगेवार को दूसरी बार ब्रिटिश हुकूमत के नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में कैद किया गया। ये आखिरी बार था जब वे एक ब्रिटिश जेल में गए। इसी जीवनी में दूसरी बार उनकी जेल यात्रा और नमक सत्याग्रह में उनके शामिल होने के गुप्त उद्देश्य का इन शब्दों में खुलासा किया गया है। तो नमक तोड़ो कानून जो था, जो टैक्स उसके ऊपर देना होता था, उसकी एवज में दांडी मार्च निकाली थी गांधी जी ने और उसमें ये शामिल थे दांडी मार्च में। और इसी के साथ जुड़ा हुआ आज का जो कंटेम्प्रेरी इशू है वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अपने भाषण में बोला है कि 70 या 75% नमक जो है वो गुजरात बनाता है, तो पूरा देश जो है वो गुजरात का नमक खाता है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने भिन्न भिन्न सरकारी कानूनों को तोड़ने के लिए जनता का आह्वान किया था। स्वयं गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। डॉक्टर साहब विद इन ब्रैकेट हेडगेवार, डॉक्टर साहब लिखे होने से आप डॉक्टर अंबेडकर ना समझ लें, इसलिए विद इन ब्रैकेट हेडगेवार लिखा गया है, ने सब जगह सूचना भिजवाई कि संघ इस सत्याग्रह में भाग नहीं लेगा, किंतु जिन्हें व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेना हो उन्हें मना ही नहीं है। इसका अर्थ यह था कि संघ में जिम्मेदारी वहन करने वाला कार्यकर्ता सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकता था। अगेन ये भी संघ वृक्ष के बीज डॉक्टर केशवराव हेडगेवार से उद्धृत है और इस बार पेज नंबर है 20, उसमें ये बात लिखी हुई है। बहरहाल हैरत अंगेज ढंग से डॉक्टर साहब खुद गांधी जी के दांडी नमक सत्याग्रह में निजी तौर पर शामिल हो गए थे। मतलब जो भी बात ये लोग कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों करते हैं और उस उल्टा करने के पीछे मकसद क्या होता है, अब नीचे की पंक्तियों में बात साफ है। जाहिर है कि उनके इस निर्णय के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य भी रहा होगा। हम इसके बारे में आरएसएस की ओर से प्रकाशित उनकी जीवनी से जान सकते हैं। ऐसा विश्वास भी डॉक्टर साहब के मन में था कि जहां जो स्वातंत्र्य प्रेमी, त्यागी और प्रतिष्ठित मंडली साथ में रहेगी, उनसे संघ के संबंध में चर्चा कर उन्हें काम के साथ जोड़ा जा सकेगा। सेम बुक संघ वृक्ष के बीज, उसी में से लिया गया है, पेज नंबर वही 20 ऑनवर्ड्स। इस संदर्भ में आगे इस जीवनी में बताया गया है। तो इनका उद्देश्य कैसा होता है कि जेल में जो है बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा और वहां से अपना एजेंडा लागू करवाया जा सकता है, उनको संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
डॉक्टर साहब ने भी इस पूरी कालावधि में क्षण भर के लिए भी संघ के कार्यों को आंख से ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने कारागृह में आए समस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं से निकट के संबंध जोड़े, उन्हें संघ कार्य समझाया और उनसे भविष्य में कार्य के लिए सहयोग करने का आश्वासन भी प्राप्त कर लिया। कार्य विस्तार के लिए एक बड़ी छलांग लगाने की योजना बनाकर वे जेल से बाहर आए। पेज नंबर 21, बुक वही, संघ वृक्ष के बीज। तो इनका उद्देश्य बिल्कुल साफ होता है। ये जो करना चाहते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके पीछे जो मकसद है वो कुछ और होता है। जब ये कुछ कहते हैं तो ठीक उससे उल्टा करते हैं अपने मकसद को साधने के लिए। उसी तरीके से आपने बहुत सारा जो देखा होगा, प्रधानमंत्री जी को अक्सर वो बोलते हैं कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो, बेशक मुझे डंडे मार दो, तो तभी ऊना वाली घटना हो जाती है, सहारनपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं तो उन्नाव, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, पायल तड़वी, रोहित वेमुला जैसे कांड हो जाते हैं। तो इनका मकसद कुछ और होता है। जो भी ये कहते हैं हमें भी ठीक उससे उल्टा ही समझना चाहिए कि अब फिर कुछ होने वाला है। जाहिर है कि डॉक्टर हेडगेवार दूसरी बार जेल यात्रा आंदोलन के मकसद से सहमत होने की वजह से नहीं, या स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के उद्देश्य लेकर भी नहीं, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने का मकसद पूरा करने के लिए गए। उनकी नजर उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर थी जो असहयोग आंदोलन में शामिल थे और सभी धर्मों में आस्था रखने वाली भारत की जनता के अखंड स्वतंत्रता संग्राम का बैनर उठाकर जेल जा रहे थे। यानी कि समस्त जनता, अखंडता किसकी के अछूतोद्धार भी इसमें शामिल मान लिया गया है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व को भी जल्दी समझ में आ गया था कि तमाम सांप्रदायिक और विभाजनकारी संगठन अपनी शातिर साजिशों को अंजाम देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गलत इस्तेमाल की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस सदस्यों के आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्य बनने पर रोक लगा दी। इसे खास तौर पर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिन दो मौकों पर डॉक्टर हेडगेवार ने जेल यात्रा की, दोनों बार वे कांग्रेस के आह्वान पर जेल गए। जाहिर है कि अगर सच यही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में भागीदारी के लिए वाजपेयी सरकार उनका सम्मान कर रही है, तो इसे साफ तौर पर बता दिया जाना चाहिए था कि दरअसल उनका क्रांतिकारी कदम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर था, न कि उनके व्यक्तिगत कामों के तौर पर था। दूसरी तरफ इस तथ्य पर भी गौर करें कि अगर उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के तौर पर सम्मानित किया गया है, तो उनका योगदान जिस पर वे दावा करते हैं ये रहा है कि वे हिंदू राष्ट्र की उस सांप्रदायिक और विध्वंसक विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को विभाजित करके उसे भीतर तक नुकसान पहुंचाया। ये बात सबसे अहम है। तो भाजपा सरकार, वाजपेयी सरकार में जो भी भाजपा का ये एजेंडा था वो कितना गलत था और कितना भ्रमित करने वाला था। देश की जनता ये जानना चाहेगी कि 1947 से पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे से भारत को आजाद करने के लिए आरएसएस ने कौन कौन से आंदोलन छेड़े, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं में से किन लोगों ने औपनिवेशिक शासन के दमन और उत्पीड़न का सामना किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी कार्यकर्ता अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद होने की बात तो दूर रही, आरएसएस के उस समय के नेताओं जैसे कि गोलवरकर, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लाल कृष्ण अडवाणी, के.आर. मलकानी या अन्य किसी आरएसएस सदस्य ने किसी भी तरह इस महान मुक्ति आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये लेख तो यहां पर खत्म हो जाता है, लेकिन ये काफी सारे विचार विमर्श के साथ आपको छोड़ता भी है कि आखिर इस तरह का इतिहास लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है। संघ के जो संस्थापक सदस्य हैं, जो यह महान शख्सियत जिन्हें माना जाता है संघ में, संघ की विचारधारा को जो पोषक कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरह का इतिहास लिखने की क्या जरूरत है। और एक और प्रकरण है जो मैं आपको बता देना चाहती हूं, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, आर्ट्स फैकल्टी से।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में कुछ साल पहले, शायद 2018 की घटना है या 19 की, वीर सावरकर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के साथ लगाकर उनका जो बस्ट है वो रखा गया था और काफी विवाद के बाद उसे वहां से हटा लिया गया था। उसमें महान क्रांतिकारी वीर सावरकर भगत सिंह एक साथ लिखा हुआ था। वीर सावरकर के साथ भगत सिंह का नाम इतना पास लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है, जो काफी हल्ले हंगामे के बाद वहां से हटा लिया गया था और रातों रात वो स्टैचू जो है तीनों का वहां पर लगा दिया गया था और उतने ही रातों रात वो हटा भी लिया गया। तो ये कंटेम्प्रेरी इशू था। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डीयू की आर्ट्स फैकल्टी में इसे लगाया गया था। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।